नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिज पर मैं प्रदीप सहरावत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक के अंदर हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी भी किताब के अंदर जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इस टॉपिक को करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल डाउट के रूप में खड़े हो जाते हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी किताबों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो किरण की बुक हो, चाहे वो राकेश यादव की बुक हो, चाहे वो एसके की बुक हो, या फिर कोई किसी और बुक को फॉलो कर रहा हो, किसी भी बुक को फॉलो करो। अक्सर क्या होता है, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और आपस में मैच करते हैं सभी किताबों के अंदर। किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, तो उन्हीं किताबों में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। डाउट क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चंस हैं ये, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं। मेंस लेवल के भी क्वेश्चन को कह सकते हैं और प्री लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ना आया हो। और ये बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के मैंने डाउट देखे हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उस लिंक को एक्टिवेट करके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। और ये है हमारा 2 की पावर 1.5 रेशो 2:0.5। ठीक है, 2 की पावर हमें 1.5 दिया। हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हमें 2 की पावर दिया 1.5 रेशो, उसके बाद 2 की पावर दिया 0.5। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। और इस क्वेश्चन के हमारे सामने कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, 2:1, 3:1, 6:1 और 3:2। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना कि सबसे सही विकल्प कौन सा है, सबसे सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है, ज़्यादा टाइम लेने वाला सवाल है ही नहीं है। तो ऐसे सवाल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि घातांक और करनी का जो टॉपिक है उसके अंदर बताया जाता है 0.5 जो होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पावर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 15/10 कर देता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पूरी स्पीड के साथ समझाऊंगा। मैंने उन बच्चों को भी कवर करना है जिनको इनके बेसिक्स के बारे में नहीं पता, और उन बच्चों को भी कवर करना है जिनको सब कुछ पता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें इसके लिए। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.5 को लिख सकता हूँ मैं 5/10। ठीक है, अब मैं इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो ये 3/2 हो गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1/2 होगी मेरी। 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। अगर √2 में लिखता हूं तो उसका जो मेरा मतलब होता है वो होता है 2 की पावर 1/2। उसी प्रकार से इस 2 के ऊपर 3/2 पावर दी गई है। ठीक है, घातांक और करणी के सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अंदर ये बड़े अच्छे से बताया जाता है। जब किसी चीज की पावर ऊपर वाली पावर होती है और ये नीचे वाली पावर होती है, इसका मतलब होता है रूट के अंदर। ठीक है, और इसका अंदर होता है उसकी पावर 3। ठीक है, ऊपर वाली पावर, यानी कि 2 का क्यूब है, रूट के अंदर है। यानी कि इसको मैं अगर यहाँ से इसको ऐसे निकाल देता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 × √2 × √2। ठीक है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 3 बार दिया गया है, इससे 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरा बच गया 1, और √2 × √2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा 2:1। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों एक जैसे सवाल है। तो पहले 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABC की आय का इनकम का जो रेशो दिया है वो दिया है 7:9:12। ठीक है, A, B और C 3 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशो दिया है 7:9:12। ये इनकम का रेशो है, इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। आगे उसने मुझे क्या दिया है, तथा उनके व्यय का जो रेशो है वो 8, 9 और 15 है। ठीक है, 8:9:15 ये मुझे दिया है उनके एक्सपेंडिचर का रेशो। ठीक है, व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आगे उसने क्या बताया भाई, यदि A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और तो A, B और C की बचत का अनुपात क्या होगा। हमें सेविंग का रेशो निकालना है। यदि A अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है, ठीक है,
ए जो है अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है और हमें ए बी और सी की सेविंग का रेशो निकालना है। तो ऐसे सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन मैं बाद में बता दूंगा उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पर क्या दिया गया और हमें करना क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये 2 क्वेश्चन लगातार एक जैसे हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट था ये क्वेश्चन, और लगभग बहुत सारे बच्चों को मैंने वैसे भी बताया, ग्रुप में भी बताया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो फिर इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो वाले मैंने बोला था कि क्लास के अंदर मैं इनको सोल्व करा दूंगा। तो सारे क्वेश्चन जितने भी बच्चों ने डाउट पूछे थे वो सारे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इनकम की, तो मैं इनकम को मान लेता हूँ 7x रेसो 9x रेसो 12x, ठीक है। ये मेरा इनकम होगी, ये रेसो था, ये इनकम होगी, ठीक है। इस x को भी मैंने इनकम मान लिया। अब इसमें से ये एक्सपेंडिचर है, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम निकालते हैं तो हमारी सेविंग आ जाती है, ठीक है। तो इसको मैं लूंगा 8y रेसो 9y रेसो 15y, ठीक है। 8y अनुपात 9y अनुपात 15y। तो अब उसने मुझे एक छोटी सी बात बताई है, उसने क्या कहा है, यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है, ठीक है, यानी कि जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा, यानी कि ए की जो इनकम है वो है 7x, और उसमें से अगर मैं उसके एक्सपेंडिचर को यानी कि उसके व्यय को 8y को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी सेविंग आ जाएगी। और सेविंग के लिए उसने मुझे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है, यदि वो 1/4 बचाता है अपनी इनकम का, ठीक है, गुणा में इसको मैं लिख सकता हूँ 7x। यदि 7x में से वो 1/4 बचाता है तो ये उसकी दोनों साइड से इक्वल होगी, इसको मैंने बराबर कर दिया बचत को। अब आगे क्या होगा, आगे उसने हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास x और y का जो है रेशो निकल के आएगा। वो निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मैं 7x माइनस 8y बराबर 7/4x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ से अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे सभी की 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 28x, ये मेरा हो जाएगा 28x 32y बराबर 7x के, ठीक है। अब ये 7x मेरा इस साइड आएगा तो ये बचेगा मेरा 21x बराबर, ये प्लस का हो जाएगा, परली साइड जाएगा तो 32y, ठीक है। सभी को पता होगा, इतना बेसिक तो सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा, वो बेसिक से जाके दोबारा से पढ़े, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं x/y की बात करता हूँ तो मेरा x/y चला जाएगा 32/21, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ से रेशो x और y का। x की भी वैल्यू निकाल ली मैंने, y की भी वैल्यू निकाल ली। x रेशो y मेरा आ गया 32:21, 21:32, 21 अनुपात 32। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों की सेविंग के बारे में निकालना। अगर एक का निकालना होता तो मैं बड़ी आसानी से निकाल देता, अब तीनों का निकालना है। तो तीनों का निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सभी x की जगह पे 32 रख के इनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी, और फिर सभी y की वैल्यू यहाँ पर रख के इसको गुणा करके इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं, ठीक है। अब 7 की और 32 की अगर मैं गुणा करता हूँ, यानी कि a की मैं इनकम, सबसे पहले हम इनकम का रेशो निकाल लेंगे। अब इनकम मेरी 7 की और 32 की गुणा करूंगा मैं, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, ठीक है। ये तो होगी मेरी ए की इनकम। और अगर मैं ए का एक्सपेंडिचर देखता हूं तो 21/8 168, ठीक है। ये तो मेरा हो गया इनकम और ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा सेविंग आ जाएगी। और अगर सेविंग की मैं बात करता हूं तो मेरी सेविंग आ रही है ए की, 14 में से 8 जाएंगे मेरे 6 बचेंगे, और 21 में से 5, ठीक है, 56 आ जाएगा मेरा। यहाँ से नीचे नीचे मेरा रेशो आ जाएगा, जो आंसर एग्जामिनर जानना चाहता है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ 32 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। 288 तो इनकम है बी की। और अगर मैं उसके एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो 189 उसका एक्सपेंडिचर है, यानी कि अगर मैं 288 में से 189 माइनस करूंगा तो मेरा 99 आएगा, ठीक है। अब सी की बात कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 का 2 हासिल, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38, ठीक है। ये होगा मेरा 384 इनकम होगी मेरी सी की। और अगर मैं उसके एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, ठीक है।
अगर 384 में से मैं 84 में से 15 घटाता हूं तो ये मेरा आएगा 69। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा इनकी सेविंग का रेशो 56:99:69। और ये ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, और मैं सीधा सीधा यहां से निकाल भी सकता था क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे पहले 56 दिया हुआ है, तो यहां पर आकर भी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार बिल्कुल सेम 18वां क्वेश्चन है, एक बार वो और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 लगा दीजिए सर स्क्रीन के ऊपर। और 18वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा भाई, ए बी और सी की आय का इनकम का रेशो, यहाँ पर ए बी और सी का 3:7:5। ठीक है, ए बी और सी 3:7 कितना दिया है 4। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। और आगे उसने दिया है उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 4, 3 और 5। ठीक है, 4, 3 एंड 5 एक्सपेंडिचर का रेशो यहां पर दिया हुआ है। तो उसने कहा यदि 2400 की आय में से ए 300 रुपए की बचत करता है तो बी और सी की बचत बताएं। ठीक है, बी और सी की बचत बतानी है मुझे, सेविंग बतानी है मुझे इनकी। ठीक है, कितनी होगी, और यदि ए 2400 में से 300 रुपए बचाता है। ठीक है, अगर ए की इनकम जो है वो है 2400 रुपए और वो सेविंग करता है 300 रुपए की। पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे एक रेशो दिया था कि अपनी इनकम का इतना 1/4 बचाता है, तो उसी तरीके से मैं यहां पर भी उसको निकाल सकता हूं। अगर मैं 300/2400 कर देता हूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा मेरा 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा, यानी कि कहना वो चाहता है कि भी अपनी जो इनकम है, इनकम का वो 1/8 बचाता है। यानी कि अगर उसकी इनकम 8 रुपए है तो वो 1 रुपये बचाता है और 7 रुपये क्या है खर्च कर देता है। ये सेविंग का रेशो आ गया, और यहीं से हमारा सवाल क्या है सोल्व हो जाएगा। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाता है या जो कर लेता है इसको, तो उसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी थी। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही मुश्किल टॉपिक होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। देखने में आसान लगता है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार देखे जाते हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 3x 7x 4x, ठीक है, और यहाँ से इसको 4y 3y और 5y, बिल्कुल पीछे वाले सवाल के ऊपर सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए की अगर मैं इनकम की बात सेविंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे x की और y की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 3x - 4y इज इक्वल टू मेरा 1/8 आ गया, और उसकी जो यहाँ पर इनकम दी गई है वो दी गई है मेरी 3x। ठीक है, इसको आप यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 3x - 4y बराबर 3x/8। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो आगे मैं इसको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 मेरा खत्म हो जाएगा, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 24x - 32y बराबर 3x के। 24x मेरा इस साइड आ जाएगा और इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 21x बराबर 32y के। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा x/y जो है वो 32/21 यानी कि 32/21, यानी कि x और y का रेशो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम आ रहा है, 32:21। ठीक है, यही रेशो आ गया मेरा। अब वो b और c की बचत जानना चाहता है, इस बार इन दोनों की जो बचत है वो कितनी होगी। तो इस बार हमें पैसों में बचत बतानी है, ना कि रेशो बताना है। तो आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं इनकी सेविंग का रेशो निकाल लेता हूं, A/B/C। ठीक है, इनकी सेविंग का रेशो निकाल लेता हूं। मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर उसने मुझसे पूछा है इनकी बचत जानना चाहता है, वो बचत क्या है। ठीक है, तो आगे इस क्वेश्चन में एक स्टेप थोड़ा सा आगे उसने हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अगर ए की मैं इनकम की बात करता हूं तो ए की जो इनकम है वो बनेगी 96 रुपये, ये 32 की और 3 की गुणा हो जाएगी। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो मैं 84 रुपये उसका एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन हटा दो सर स्क्रीन से, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 12। अब आगे मैं बी की बात करता हूँ, तो बी में 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 1 7 21 और 1 22, 224 रुपये उसकी इनकम है और 63 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 63 रुपये एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर 1 6 1 यानी कि 161 रुपये उसकी सेविंग है। ये सेविंग का रेशो आ रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सी की।
तो सी की अगर इनकम देखी जाए तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128 रुपये उसकी इनकम है। ये रेशो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और 105 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है, तो 23 रुपये की उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, मेरा रेशो आ गया सेविंग का। अब मुझे इनकी पूरी वैल्यू निकालनी है रुपयों में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसने मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। उसने कहा भी 300 रुपये बचाता है। ए क्या है, 300 रुपये बचाता है, यानी कि 12 यूनिट की जो वैल्यू मुझे दी है वो 300 रुपये दी हुई है। तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 25 रुपये आ जाएगी। अगर मुझे बी की यहाँ से सेविंग निकालनी है, मैं यहाँ पर बी की सेविंग निकालता हूँ। तो 161 गुणा 25, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 6 का 150 और 2 152 का 2 हासिल 15, 25 एकम 25 और 15 40, 4025 रुपये मेरी बी की सेविंग आ गई। ए की मुझे पता है पहले से ही 300 रुपये सेविंग है। और अगर सी की मैं बात करूँ तो 23 गुणा 25, 25 या 75 का 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया है मेरा, 425। भाई ऑप्शन ए मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में टफ है, लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है P रेशो क्यों बराबर R रेशो S बराबर T रेशो U, ठीक है। P रेशो क्यों बराबर R रेशो S बराबर T रेशो U बराबर 2 रेशो 3, ठीक है। और उसने आगे क्या कहा भाई, तो MP प्लस NR प्लस OT, MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU। इसके बारे में जानना चाहता भी इन दोनों के बीच का रेशो जो है वो क्या होगा। तो ऐसे सवाल में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं P बटे क्यू बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2 बटे 3। यानी कि जहां पर भी P, R और T लिखे हुए हैं, मैं वहीं पर क्या कर सकता हूं, अपनी वैल्यू को 2, जहां पर क्यों S और U लिखे हैं वहां पर 3 पुट करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं इस क्वेश्चन में MP, ठीक है। P की वैल्यू मुझे दी है 2, यानी कि 2M प्लस R और T दोनों की वैल्यू 2 2 है, तो 2N प्लस 2O। ये 20 नहीं है, ये 2O है, ठीक है। रेशो क्यों S और T, क्यों S और सॉरी U इनकी जगह पे मैं 3 पुट करूंगा, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं 3M प्लस 3N प्लस 3O। ये हो गया मेरा यहाँ पर, ये रेशो बन जाएगा। इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरा आ जाएगा M प्लस N प्लस O, और इधर से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, M प्लस N प्लस ये O नहीं हुआ, ये U हुआ यहाँ पे, ठीक है, U। तो इनका अगर मैं रेशो निकालता हूं तो क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा ये M प्लस N प्लस सॉरी O नहीं, ये U ही रहेगा, हाँ, क्योंकि O U की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, प्लस N प्लस O। ये इस साइड आ गया मेरा, ये बराबर हो जाएगा मेरा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर देता था, तो इन द एंड मेरा जो आंसर आएगा वो 3:2 आ जाएगा सीधा, ठीक है। 3:2 ये मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 3:2 बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया अभी वो दिया है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट था, बहुत बच्चों का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A/B बराबर B/C। उसने कहा भाई A/B बराबर B/C। आगे उसने मुझसे पूछा है A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4।
ठीक है, बहुत बच्चों का डाउट था ये, इतना आसान सवाल। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको a बटा बी बराबर b बटा सी, यानी कि यहाँ से मेरा निकल जाएगा बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए सी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी यहाँ पर ऐसे पुट करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूँ, तो लिख दिया भाई मैंने इसको। अब आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर की वैल्यू है मेरी ए सी, यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर की बात करता हूँ तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की पावर 4 हो जाएगी मेरी, यानी कि एक बार ए सी एक बार ए सी, इसको 2 बार भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये मेरा हो जाएगा बी की पावर 4 जो हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लीजिए ऐसे बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये मैंने तोड़ के बता दिया था। तो यहाँ से ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर, ये मेरा आंसर। कोई डाउट? चलिए, तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम बढ़ते हैं। सर 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। दो तत्वों P और Q को उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में अथवा उनके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें कोई मिक्सचर दिया है दो तत्वों का, और उसमें हमें क्या करना है, रेशो दिया है, उनके वॉल्यूम का रेशो मुझे दे दिया 5:8, और आगे उनके वेट का रेशो दिया है भार का 4:5, और वो कहता है कि इनको मैंने एक अलग बर्तन में डाल दिया तो रेशो क्या होगा, सीधा इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 चौका 20, 8 पंजा 40, कैंसल 1:2, सीधा आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन सर स्क्रीन के ऊपर लगाइए जल्दी से। तो इसमें क्या डाउट आया भाई बच्चों को, x/y इज इक्वल टू y/z, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया है। आगे क्या कहा है, x का स्क्वायर रेशो y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x रेशो y का स्क्वायर। ठीक है, वहां पे पावर 4 थी, यहाँ पे 2 है। x बटे वाई बराबर y बटे z, बोलो हाँ। आगे y स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा x z, बोलो हाँ। आगे क्या मैं y स्क्वायर की जगह पे x z लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू x z के, x से पावर कैंसल, x रेशो z, ये यहाँ पे अनुपात था। ठीक है, x रेशो z मेरा आंसर। बताओ भाई क्या था इस सवाल के अंदर, इतना आसान सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 63 हमारा हो गया, अब दिया है हमें 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा बचता है। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यदि मुझे दिया है a रेशो b प्लस सी, a रेशो b प्लस सी मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है 1:3। ठीक है, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया ना वो वैसे वैसे लिखो। आगे दिया है c रेशो a प्लस b 5:7, c रेशो a प्लस b 5:7। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है, वो जानना चाहता है भाई b रेशो a प्लस सी, b रेशो a प्लस सी बताना हमें क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का अगर जोड़ देखो तो मैं बनता है 4, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ बनता है 12। ठीक है, मिक्सचर के क्वेश्चंस में ऐसे हमने बहुत बार किया हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। अब मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करूँगा, इस 4 को और इस 12 को। इसके लिए मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये मेरा होगा 3:9 और ये मेरा 5:7 है ही। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं रहा, ये मेरा यहाँ से खत्म। अब देखते हैं, अगर a की वैल्यू मुझे दी है 3,
ठीक है। b प्लस सी मेरा 9 है और c मेरा 5 है। b और c की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू मुझे दी है 5, तो b मेरा बच गया 4। यहाँ से b में 4 निकाल लेता हूँ, c मेरा आ गया 5। ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करूँ, b की वैल्यू 4 पुट करूँ, तो मेरा बन गया 7। कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई बोलो हाँ। आगे उसने मुझसे पूछा है b रेसो a प्लस c मुझे निकालना है। b की वैल्यू मेरी 4, a प्लस c की वैल्यू मेरी 8, 1:2 मेरा आंसर। कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, इतना आसान, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 सर, स्क्रीन के ऊपर दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं भाई मेरी a और b, 17:45 का ये रेशो दिया है। आगे वो क्या कहना चाहता है, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। ठीक है, मान लीजिए मैंने संख्या मान ली, छोटी संख्या मैंने x मान ली और बड़ी संख्या मैंने y मान ली। ठीक है, ये तो उनका है रेशो, अनुपात दिया हुआ मुझे, और ये मुझे दिए संख्याएं। ठीक है, अब उसने कहा भी छोटी संख्या का 1/3। ठीक है, छोटी संख्या मेरी x का 1/3, इसका 1/3, और बड़ी संख्या का 1/5। ठीक है, y का 1/5, तो इसको मैं लिख सकता हूं y/5। इससे 15 कम है, ये इस संख्या से 15 कम है, यानी कि ये संख्या मेरी बड़ी है। y/5 माइनस x/3, इसको मैं लिख सकता हूं बराबर है 15 के। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को रेशो को उठाना होगा, इस x और इस y को भूलकर इनके रेशो के ऊपर काम करना पड़ेगा। इससे ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि उसने कहा है भाई जो ये संख्या है बड़ी संख्या, इसको 45 का 1/5 की वो बात करता है। ठीक है, 1/5, यानी कि अगर मैं 45 का 1/5 चेक करूं तो कितना आएगा मेरा, 9 आएगा। और अगर इस संख्या का मैं 1/3 लेता हूं, 17/3 हो जाएगा मेरा, अगर इसका मैं 1/3 लेता हूं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे 15 दिया हुआ है, यानी कि 9 - 17/3 = 15, ये मुझे दिया हुआ है। ये एक मेरा इक्वेशन निकल के आ गई, समीकरण आ गई, लीनियर इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे अब, यहाँ से 27 - 17/3 बराबर है 15 के, और यानी कि ये हो गया मेरा 10/3 बराबर है 15 के। और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 10 मेरा बराबर आ जाएगा 45 के, और 1 मेरा बराबर आ जाएगा 4.5 के, यानी कि ये 10 उसके जाके भाग हो जाएगा उधर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 4.5 है। यहाँ पर ये 17 यूनिट है, ये 45 यूनिट है। तो मुझे संख्या कौन सी बतानी है, बड़ी की छोटी? छोटी संख्या बतानी है मुझे। तो छोटी संख्या के लिए मुझे क्या करना होगा, 17 × 4.5, तो 17 चौके 68 प्लस 17 का आप कितना होगा मेरा 8.5, ये मेरा आ जाएगा 76.5। ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। छोटी संख्या है मेरी 76.5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर क्वेश्चन दिया है। वह न्यूनतम पूर्णांक जिसे यदि 6:7 के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 के से अधिक अनुपात में आए। ठीक है, से अधिक उसने दिया हुआ है, यानी कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6:7 के अनुपात में से घटा दें। ठीक है, अनुपात दिया है दो संख्याओं का 6:7, इसमें से हमें कोई वैल्यू घटानी है, तो उसके बाद मेरा जो अनुपात आएगा वो 16:21 आ जाएगा। 16:21, इससे मेरा कम आएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इनमें से कोई एक ऐसी संख्या, मान लीजिए एक x संख्या है, दोनों में से इक्वल घटानी है मुझे। तो मैं इसको लिख लेता हूं 6 - x/7 - x बराबर, क्या बोला उसने, से अधिक अनुपात आए, से अधिक। ठीक है, साइन उल्टा लगेगा, इज ग्रेटर देन
16/21, 16/21 बिल्कुल सही। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम। यहाँ पे पहले हमारा इक्वल का साइन होता था, लेकिन इस बार इक्वल का नहीं है, इस बार लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, ये छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, 21 का 126 माइनस 21x इज ग्रेटर देन 16 7 मेरा कितना होगा 112 माइनस 16x 16x। तो आगे क्या करता हूं मैं, इसको मैं इस साइड ले आता हूं, ये माइनस का 21 है, ये माइनस का 16 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 5x इज ग्रेटर देन, ये उधर जाके माइनस का, और ये मेरा बचेगा 126 में से अगर मैं 112 माइनस करूंगा तो 14 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरा x की वैल्यू मुझे निकालनी थी 14/5 यानी कि 5 दूनी 10 2.8। ठीक है, ये मेरी आ गई, यानी कि 2.8 x की जो वैल्यू होगी वो मेरी 2.8 से बड़ी होगी। ठीक है, 2.8 से बड़ी आएगी मेरी। और ऑप्शन के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो 5 4 3 2, ठीक है, 2.8 से बड़ी, तो ये मेरा आंसर आएगा सी, आंसर सी ऑप्शन 91 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया भी 99 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत बच्चों का, इस क्वेश्चन में भाई क्या डाउट आ गया तुम लोगों को, 3 + √2, आगे क्या दिया है 12 - √32। ठीक है, इनके बीच मध्य अनुपात मुझे निकालना है, तो मध्य अनुपात में क्या करना है, इन दोनों की गुणा करो, और मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं दी हैं a/b, मध्य अनुपात निकालना है। फार्मूला क्या होता है, √ab, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आखिर में मेरा 2√7 बचेगा ये। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 2√7 बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y, इसमें से अगर मैं बात करता हूं x का 5% और y का 4%, आगे उसने क्या कहा है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, x का 6% और y का 8%। का 2/3 है ये का। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 2/3। इसको ऐसे लिखना था, ऐसे दिया हुआ है ये। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5% का जो मेरा फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 5/100 बराबर 1/20, और उसी प्रकार अगर 4% की बात करूँ तो ये बनेगा मेरा 1/25। ठीक है, x/20 प्लस y/25, नीचे आएगा मेरा 6/3/50। ठीक है, 3x/50 प्लस, और ये आएगा मेरा 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25 पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2y/25 बराबर 2/3 के। ठीक है, ये मेरा रेशो है। अब मुझे यहाँ से ये 50 25 20 इनको खत्म करना है। इनको खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस साइड वाली संख्याओं को। तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आएगा 5x प्लस 4y अपॉन 6x प्लस 8y बराबर 2/3। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा एक बार में वो रिपीट करके देखें। आगे मेरा आ जाएगा ये 15x प्लस 12y बराबर, इसको बराबर ही ले लेते हैं। ठीक है, x और y का रेशो आ जाएगा ऐसे 12x प्लस 16y। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा,
अगर मैं x को इधर लेके आता हूं तो बचेगा मेरा 3x इज इक्वल टू 12y में से अगर मैं 16y निकाल देता हूं तो मेरा बचेगा 4y के। x रेसो y मेरा आ जाएगा 4:3। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी और y की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। तो जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात होगा वो 4:3, यानी कि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ मेरा डी ऑप्शन ये आ गया मेरा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। ठीक है, टोटल जो मनी थी वो थी 8600 रुपए। अब उसने क्या कहा है भाई, उसने कहा है पुत्री, भतीजा और पुत्र 3 है उसके पास। पुत्री, भतीजे और पुत्र। ठीक है, इनके रेशो की वो बात करेगा। 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं और 2 भतीजे हैं। उनको इस अनुपात में दिए यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, प्रत्येक पुत्री को भतीजे का मिलता है 4 गुना। ठीक है, और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले। ठीक है, पुत्र को यहां पर 5 गुना मिल रहा है। ठीक है, और अगर बात करता हूं मैं पुत्री, उसकी कितनी है, बेटी उसके पास 4 हैं, पुत्र हैं उसके पास 5 और भतीजे हैं उसके पास 2। ठीक है, अब उसने मुझे क्या दिया है, वो जानना चाहता है प्रत्येक बेटे का भाग बताओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 4x मान लेता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं 5x मान लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये मेरे पास उनका रेशो है भाई, किस रेशो में उनको पैसे दिए गए। ठीक है, और ये मेरे टोटल पैसे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, ये प्रत्येक का रेशो है, एक एक का। अब मुझे ये जितने भी दिए हुए ना उन सभी का इस रेशो में मर्ज करना होगा, इनको आपस में गुणा कर देता हूं उनके साथ। तो क्या होगा, मान लो पुत्र की बात कर रहा हूं तो पुत्रों को, सभी पुत्रों को कितने पैसे मिलेंगे, सभी पुत्रों का मिलाकर अनुपात, ये एक एक का अनुपात, सभी बेटियों का कुल अनुपात और एक एक का अलग अलग अनुपात। इसी प्रकार सभी भतीजों का अलग अलग अनुपात, यह एक साथ अनुपात, इस तरीके से आ जाएगा। और ये एक साथ की बात कर रहा है तो एक साथ करने के लिए मुझे इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। 4x है और 4 पुत्री हैं तो मेरा हो जाएगा 16x। ठीक है, प्लस इनको आपस में जोड़ना होगा तभी ये 8600 तक पहुंच पाएगा। अब पुत्र है मेरे पास 5, पहले भतीजा ले लेते हैं तो 2 भतीजे हैं यानी कि 2x प्लस 5 पुत्र हैं तो 25x। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूं 16 और 2 18 और 25 43x मेरा आ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई 43x की जो वैल्यू दी है वो 8600 रुपये दी हुई है। अगर मैं इससे इसको काट देता हूं तो ये 200 पे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू मेरी 200 आ गई यहां पर। जैसे ही मेरी x की वैल्यू 200 आ गई तो मैं निकाल सकता हूं किसी का भी हिस्सा। अगर मैं पुत्री की बात करूं तो इनको मिले हैं 200, प्रत्येक पुत्री की बात कर रहा है तो प्रत्येक पुत्री को 800 रुपये मिलेंगे, प्रत्येक भतीजे को 200 रुपये मिलेंगे और प्रत्येक पुत्र को 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, वो बात किसकी पूछ रहा है यहाँ पर, प्रत्येक बेटे का भाग है तो प्रत्येक बेटे को 1000 रुपये, ये इसका आंसर है। बाकी इनमें से भी किसी का भी क्वेश्चन में आंसर वो पूछ सकता है तो वो मैं बता सकता था, बड़ा आसान सवाल था। अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। लगाओ सर स्क्रीन के ऊपर। 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, टोटल जो मेंबर है परिवार के अंदर वो 15 मेंबर दिए गए हैं। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। वैसे तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क या फिर एवरेज में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर रेशो का यूज किया है तो रेशो में भी ये क्वेश्चन चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 सदस्यों का परिवार है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने दिए हैं 15। ठीक है, तो अगर कुछ आदमी परिवार में से चले जाते हैं तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का रेशो है, खपत का रेशो है, वो चेंज हो जाता है
5 से 3 में, यानी कि वो ये जानना चाहता है भी उस दिन कितने आदमी उपस्थित थे। अगर मैं बात करूं 15 के 15 आदमी अगर घर पे खाना खा रहे हैं और सभी ये वाली यूनिट में उठा लेता हूं 5 यूनिट खाना खाते हैं तो टोटल 75 यूनिट खाना खाते हैं वो लोग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर 3 यूनिट खपत आ गई। और अगर मैं बात करूं पूरे 15 आदमियों की तो यहां पर 3 की अगर 15 के हिसाब से ही उसने मुझे दिया है तो 3 यूनिट के हिसाब से 45 यूनिट मेरा खाना खर्च हो गया। तो मेरे पास 30 यूनिट खाना बच गया। अब 30 यूनिट खाना जो है वो कितने आदमी खाएंगे मुझे ये बताना है। अगर जो पहले वाली खपत प्रत्येक आदमी की मैं बात करूं तो वो 5 यूनिट था और मेरे पास बचा हुआ है 30 यूनिट। अगर इस 30 यूनिट को 5 यूनिट के हिसाब से आदमी खाएंगे तो कितने आदमी खाएंगे? 6 आदमी, यानी कि 6 मेंबर जो थे वो घर के अनुपस्थित थे। बिल्कुल आसान सा सवाल। वही जो रेशो उसने दिया है ये यूनिट एक्सपेंडिचर का रेशो है, उसी के बेस पर ये सवाल हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लंबी है लेकिन सॉल्यूशन छोटा है। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का जो रेशो है वो 3:1। ठीक है, ये फर्स्ट श्रेणी ये सेकंड, तो ये जो है मेरा 3:1 जो है रेल किराए का रेशो दिया गया है। फेयर का कह सकते हैं या फिर टिकट का ले लेते हैं इसको, टिकट फेयर। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। 1:50। ये जो है ट्रैवलर है, यात्री है। ठीक है, इसको मैं यात्री ही लिख लेता हूं, पैसेंजर्स भी लिख सकते हैं इसको। उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले किसी दिन यात्रियों के से कुल रेल किराया जो है 1325 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1325 रुपये। तो मुझे अब क्या करना होगा? द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। ठीक है, हम दोनों श्रेणियों का निकाल देते हैं। तो इसमें कुछ भी करने वाली बात नहीं थी, टिकट का रेट और यात्रियों की संख्या। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई 3:50। ये क्या आ गया? मेरा रेशो आ गया किसने कितनी कमाई दी। मान के चलिए मेरे पास ये पहली फर्स्ट श्रेणी है, पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट में एक आदमी आएगा तो 3 ही रुपए तो बनेंगे, 50 आएंगे। सेकंड में किराया 1 रुपये है सेकंड का। सेकंड क्लास में अगर 50 आदमी आएंगे, किराया 1 रुपये, तो 50 रुपये तो देंगे मुझे। तो अब यहां पर इस 1325 को मैं अगर 53 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। 2 पे गया 106, 26, 5, 25 पे मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 25 0 0, 25 5 125, 1250 रुपये ये देंगे और 75 रुपये ये देंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा पूरा 1325। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 123 लगाओ सर स्क्रीन पे। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई ये। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के पश्चात सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि ए ने 4500 रुपये और निवेशित कर दिए। ठीक है, जो टोटल उनका प्रॉफिट हुआ है वो 56,100 रुपये हुआ है। 56,100 रुपये उनका जो है प्रॉफिट है। तो ये बांटना में सी का भाग ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशो लेना पड़ेगा। सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी। अब उसने क्या कहा भाई, ए ने लगाए हैं 40,500 रुपये। ठीक है, ए ने 40,500 रुपये लगाए हैं, बी ने लगाए हैं मेरे 45,000 रुपये और सी ने लगाए हैं मेरे 60,000 रुपये। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है भाई, 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपये वापिस ले लिए। सी ने 6 महीने तक तो ये पैसे लगाए। ठीक है, और इनमें आपस में जुड़ेंगे ये। 6 महीने के लिए उसने 15,000 वापिस निकाल लिए, तो उसने लगाए 45,000 रुपये और। ठीक है, ये हो गया मेरा सी का। और अब ए ने 4500 रुपये और निवेशित कर दिए। ठीक है, अगर ए इसमें 4500 रुपये और ऐड कर देता है 6 महीने के लिए, तो ये लगा दिए, और फिर 6 महीने के लिए ये 45,000 हो जाएंगे अब। ठीक है,
और अगर इसकी बात करता है तो ये उसने पूरे साल के लिए लगाए। ठीक है, यहाँ से मैं इन 2 0 2 0 और 2 0 को छोड़ देता हूँ सभी के। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6 × 405 और 450 को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ तो ये मेरा 855 आ रहा है। ठीक है, 12 × 450 अनुपात 6 गुना इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं 60,000 था ये। ठीक है, 600 और 450 1050। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 6 से गया 2 पे और ये 6 मेरा कैंसिल। ठीक है, 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 5 पे 5 एकम 5 17 171 अनुपात 5 × 45 और 0 ये आ गया मेरा 180 और 5 दूनी 10 5 एकम 5 0 210 7 और 2 9 8 और ये 3 पे भी कैंसिल हो रहा भाई। ठीक है, तो 3 6 के 18 सॉरी 3 5 15 3 7 21 60 और ये 70। तो ये क्या आ गया मेरा उनका प्रॉफिट का रेशो आ गया 57/60/30। अब मुझे किसका हिस्सा निकालना है यहाँ पर, उसने कहा भाई सी का भाग ए से कितना अधिक है, तो सी का भाग ए से कितना अधिक है, यानी कि ये यहाँ से 13 ज़्यादा है, तो 13 गुना टोटल प्रॉफिट है मेरा 56,100 रुपये डिवाइड बाय इन तीनों का जोड़ 130 और ये 187। ठीक है, 187 से ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा 18 × 54 300 पे, ये मेरा आ गया 3900 रुपये। ठीक है, 3900 रुपये ज़्यादा होंगे सी के पास ए से। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 128, इसमें क्या कहा है भाई 128 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, बॉय और ये गर्ल, ये मैंने ए मान ली, ये मैंने बी मान ली। ठीक है, उसने क्या कहा भाई 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जाती हैं, तो अगर मैं यहाँ से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली गई तो ए बटे बी -15 बराबर रेशो क्या हो जाएगा मेरा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर देते हैं इनकी, तो 2b - 30 = a। ठीक है, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई मेरी ये आ गई 2b - 30, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगले लाइन में उसने कहा बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है, 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a - 45 बटे b - 15, तो जो रेशो है मेरा वो हो जाता है 1:5, 1:5 में चला जाता है। तो मुझे यहाँ से आगे क्या निकालना है, ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, तो मुझे इस b की वैल्यू निकालनी है। आगे देखो कैसे होता है ये सवाल। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 5a - 25 225 बराबर b - 15। यहाँ पर ये a है, इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 5 × 2b - 30 - 225 बराबर b - 15। ठीक है, यहाँ से a और b की में b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई मेरी लड़कियों की वैल्यू आ गई, तो 10b - 150 - 225 बराबर b - 15। ठीक है, अगर 10 भी है मेरे पास तो -150 और ये मेरा हो जाएगा कुल मिलाकर 375 बराबर b - 15। ये भी इधर में लेके आऊंगा, तो ये बच गया मेरा एक, इसमें से गया 9 भी बराबर है, ये उधर जाएगा तो ये बचेगा मेरा 360, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो ये b की वैल्यू मेरी आ गई 40। ठीक है, 40 मेरी वैल्यू आ जाएगी b की,
यानी कि उस कक्षा में लड़कियों की जो संख्या थी वो 40 थी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 130 लगाइए सर स्क्रीन के ऊपर। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं भैया, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर जितने भी डाउट थे ना, किसी भी किताब में अगर ये टॉपिक करते हो तो अब शायद मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। 66 व्यक्तियों पुरुष और महिलाओं को मिलाकर में 180 रुपये को इस प्रकार से विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि के अनुपात से 5:4 हो, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात 3:2 हो। तो पुरुषों की संख्या बतानी है। टोटल जो आदमी है मेरे पास वो कितने हैं भाई? 66, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेल को x मान लेता हूँ तो फीमेल मेरी कितनी बचेंगी? 66 माइनस x, ठीक है। अब उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे दिया है टोटल रुपए जो है वो 180 रुपये दिए हुए हैं। 180 रुपये को बांटना है और धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से जो अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। 5:4 है, यानी कि ये वो अनुपात है जिस अनुपात में सभी औरतों को रुपए मिले और सभी पुरुषों को रुपए मिले। तो यानी कि अगर 9 की ये मेरा पूरा 9 बन गया, 9 की वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 20, तो यानी कि ये 100 रुपये और ये 80 रुपये। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो महिलाओं को जो टोटल पैसे मिले हैं, टोटल महिलाओं को जो पैसे मिले वो मिले हैं, सॉरी मेल को मिले हैं वो 100 रुपये मिले हैं, और टोटल फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो उनको मिले हैं 80 रुपये, ठीक है। अब आगे उसने इंडिविजुअल रेशो दिया है प्रत्येक का, आदमी का और औरत का। उनका आपस का जो इंडिविजुअल रेशो है वो दिया है मुझे 3:2 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 3:2 मेल रेशो फीमेल, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा? इस रेशो के ऊपर काम करना है। इस रेशो के ऊपर काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास टोटल आदमी x हैं और उनको मिले टोटल 100 रुपये, तो प्रत्येक आदमी का हिस्सा मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा? इस 100 को मैं इस x से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 100/x, ये मेरा प्रत्येक आदमी का हिस्सा आ जाएगा। अपॉन यदि कुल मिलाकर जो पैसे मिले हैं औरतों को वो मिले हैं 80 रुपये, और टोटल महिलाओं की जो संख्या है वो है 66 माइनस x, तो ये जो मेरा हिस्सा आ गया वो आ गया प्रत्येक महिला को मिलने वाला हिस्सा। और इनका जो रेशो उसने दिया है आदमियों का 3 और औरतों का 2, ठीक है। यही दिया है ना, 3:2 ही तो दिया है बस। अब आगे 100/x, ये अगर गुणा करेंगे इसको बटे में से ऊपर चला जाएगा, 66 माइनस x बटे 80, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, बराबर 3/2। 2 से ये गया मेरा 4 पे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे मुझे क्या करना होगा? आगे वाला हिस्सा मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं। पहले मैं यहीं पे लिखता हूँ 5×6 = 30, ये होगा 330 माइनस 5x बराबर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x भी है इधर, तो ये बच गया मेरा 6x के। अब ये 330 इधर है, ये 5x उधर जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 11x बराबर 330 के, और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 11×3 और 30, ठीक है। x की वैल्यू मेरी 30 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आदमियों की संख्या, पुरुषों की संख्या वो जानना चाहता है, तो x मेरा 30 आ गया, यानी कि पुरुष जो थे मेरे 30 थे, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो थी मेरी 36 आरंभ में, ठीक है। इसमें सबसे मेन बात यहाँ पर रहती है जो उसने इंडिविजुअल रेशो दिया है, और इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए मैं जब मैं टोटल रुपयों को टोटल आदमियों से डिवाइड करता हूं तो प्रत्येक आदमी का हिस्सा आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 144 है, स्क्रीन के ऊपर लगाओ। 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y है और उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो a/b है, तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन में क्या डाउट आ गया तुम लोगों को? हाँ, इस क्वेश्चन में क्या डाउट आ गया? 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y क्लास में करवाया तो था। 2 ट्रायंगल बना लो, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो। उनके बेस का अनुपात, बेस का रेशो दिया है x/y, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया एरिया का,
ए रेसो बी। अब वो उनके परपेंडिकुलर का रेसो जानना चाहता है, बताओ ये मेरा ए है, इसका एरिया मेरा बी है। तो त्रिभुज कितनी बार ट्रायंगल का एरिया बताया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर बेस मेरा क्या दिया है, x, और हाइट वो जानना चाहता है। हाइट की जगह पे मैं h1, यहां पर h1 ले लेते हैं, यहां पर h2 ले लेते हैं। दिक्कत क्या है, 1/2, इसको ऐसे लो, 1/2 y इंटू h2। ठीक है, बराबर इसका एरिया a, इसका b। बस बात खत्म, 1/2 से 1/2 कैंसल, h1 रेसो h2 बराबर ये नीचे गुणा ये ऊपर गुणा। ठीक है, ay अपॉन bx, तो रेसो भी आ गया मेरा h1 रेसो h2 ay रेसो bx। ये मेरा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 144 का। बताओ सी ऑप्शन में। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वो क्वेश्चन नंबर 145। लगाइए सर स्क्रीन पे। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बनाए गए त्रिभुज का परिमाप प्रारंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा भाई, ऑप्शन सी। अब पूछो कैसे, देखो उसने क्या कहा भाई, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ए साइड, बी साइड, सी साइड, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाली साइड मैंने ये वाली लाइन खींची सीधी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसी प्रकार से इसके पैरेलल लाइन इस वाली साइड से खींचूंगा। ठीक है, ये लो बन गई। अब इस लाइन के पैरेलल मैं ये लाइन खींचता हूं। ठीक है, ये मेरा फिगर तैयार हो गया। ये वाली मेरी जो ट्रायंगल थी वो पहले वाली ट्रायंगल थी, और ये वाली एक ट्रायंगल आ गई मेरे पास। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना ए बी और सी, ये क्या हो गया, मेरे मिड पॉइंट आ गए, मिड पॉइंट आ गए। ये जो चार ट्रायंगल बनी है ना, 1 1 1 1, इन सभी का जो एरिया है ना वो इक्वल है। ये एक बड़ी ट्रायंगल है, इसको चार पार्टों में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी साइड्स की, जब ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनते हैं ना, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई ट्रायंगल का। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ मेरी 1 है, यहां से यहां तक की लेंथ मेरी 1 है, ये लेंथ भी मेरी 1 है, ये 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 भी मेरी 1 है। तो मैं क्या करता हूं, उसने पूछा भाई एक तो बड़ी ट्रायंगल है मेरे पास और एक छोटी ट्रायंगल है। ठीक है, मैं यहां पर बड़ी और छोटी ही लिख देता हूं, बड़ी ट्रायंगल है और छोटी ट्रायंगल है। और उसने उनके परिमाप की बात करी है, यानी कि परिमाप की जो रेशो होता है ना, जो साइड का रेशो होता है वही परिमाप का होता है। अगर एरिया की बात करता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर मुझे परिमाप निकालना है तो परिमाप के लिए मुझे साइड का रेशो लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो है मेरी 1, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है मेरी, ये 1 है, ये भी 1 है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी बात करूँ तो ये मेरी जो लेंथ है ये पूरी 2 है। तो बड़ी की साइड मेरी 2 है और छोटी की साइड मेरी 1 है। तो मेरा उसका रेशो क्या आएगा, 2:1। बिल्कुल आसान सा सवाल था भाई। ठीक है, तो भाई ये हमारा रेशो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जितने भी डाउट के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, किसी भी किताब के अंदर से तुम लोगों ने किए हो, सारे के सारे हमारे क्या कंप्लीट हो गए हैं। इसमें ये नहीं होता है कि सर मुझे उस किताब से क्वेश्चन करवाओ, उस किताब से क्वेश्चन करवाओ। सभी किताबों में क्या होता है, अगर मान लो एक टॉपिक है मेरा रेशो और प्रोपोर्शन की मैं बात करता हूँ, इसमें 200 क्वेश्चन किसी किताब के अंदर दिए हुए हैं। हर किताब के अंदर अगर 200 200 150 क्वेश्चन है तो 10-20 क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो होते हैं। तो वही क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं।
तो भाई उम्मीद करता हूँ ये क्लास तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जितने भी डाउट थे। अगर किसी का कोई और डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके ऊपर मैं कुछ काम करूंगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है भी, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ डाउट के, ठीक है, अपने आप करता हूँ मैं सोल्व वहाँ पे ग्रुप के अंदर, तो उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहाँ से देख लेना। और इसके अलावा अगर किसी का कोई और डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। बंद कर दे।